नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की बड़ी खबर यह है कि नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। पिछले हफ्ते पीएम ने इसका ऐलान किया था और आज कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। 11,000 करोड़ का निवेश होगा पाम की खेती में, ताकि जो हमारी निर्भरता है खाने के तेल के इंपोर्ट के ऊपर, उसको कम किया जा सके। और अभी जो देश में इंपोर्ट होता है खाने के तेल का, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी पाम ऑयल की है, 50% से ज्यादा। लिहाजा अगर पाम की खेती बढ़ती है तो बहुत हद तक हमारी निर्भरता इंपोर्ट के ऊपर कम हो जाएगी। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस ऐलान पर आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा है। भारत सरकार ने ऑयल पाम मिशन का निर्णय किया तो भाव के उतार चढ़ाव की चिंता किसान को न करना पड़े और उसका नुकसान किसान को न उठाना पड़े। इसके लिए भारत सरकार ने आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2 निर्णय किए। एक तो पाम ऑयल का जो रॉ मटेरियल है, उसका जो दाम है वो एक मैकेनिज्म बनाकर केंद्र सरकार तय करेगी। और साथ ही ये भी निर्णय किया है कि अगर मार्केट में उतार चढ़ाव आया और किसान की फसल का मूल्य कम हुआ तो जो अंतर की राशि है वो केंद्र सरकार डीबीटी के माध्यम से किसान को भुगतान करेगी। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि पोटेंशियल है यहाँ पर और उसको भुनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। क्योंकि अभी आप देखिए कि जिस तरह से खाने के तेल के दाम बढ़ रहे हैं और इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो वजहें हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार मानी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर जब दाम बढ़ते हैं तो उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं IVPA के प्रेसिडेंट, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं सुधाकर देसाई जी, ऑयल मार्केट के बड़े जानकार हैं। सुधाकर जी, बहुत स्वागत है सर आपका। 11,000 करोड़ का निवेश पाम की खेती के लिए पर्याप्त है क्या? हाँ, जैसा आई थिंक इट इज ए वेलकम मूव, इट्स ए गुड मूव। 11,000 करोड़ का ईयर में एकरेज को, जो 3.5 लाख टन 3 लाख टन का एकरेज है, उसको हम डबल या ट्रिपल करना पड़ेगा। और उसके लिए पोटेंशियल एरियाज है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, अंडमान निकोबार, ये सब बोला गया है। आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी वेलकम मूव टुवर्ड्स आत्मनिर्भरता, क्योंकि एज यू सेड 8 मिलियन टन का अपना इंपोर्ट होता है पाम ऑयल का। तो उसको जहां तक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सके वो बहुत अच्छी बात है। बट ये टारगेट बहुत टफ है कि 25-26 तक इसको अगर हम लोग पहुंचाएंगे 1 मिलियन टन भी, 3 गुना अपने को प्रयास करना पड़ेगा। और इसमें एक और बात है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह इसमें रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दिया है, क्योंकि फार्मर को क्या चाहिए, अश्योर्ड इनकम, क्योंकि इसमें एमएसपी तो होता नहीं है। एफएफबी जो है, फ्रेश फ्रूट बंचेस, जैसे प्रोडक्शन होता है आगे 4 साल अब की से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स 4 ईयर ऑनवर्ड्स, जब फ्रेश फ्रूट बंचेस आएंगे उसको 1-2 दिन के अंदर ही क्रश करके ऑयल निकालना पड़ता है। तो इसमें इंडस्ट्री को भी साथ लेके, क्योंकि इंडस्ट्री को मिल डालना पड़ेगा उसी एरिया में जहां पाम कल्टीवेशन होता है। और ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू से कि वॉलेटिलिटी से हम फार्मर को इंसुलेट कर देंगे। मतलब जो भी मार्केट है उसका जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के हिसाब, जैसे 52 स्कीम चला था सोयाबीन में, ऐसा डायरेक्ट ट्रांसफर मार्केट डिफरेंस प्राइस देंगे। तो इसके लिए फार्मर के लिए
एक सोशल कॉज बन जाता है, इनकम का अश्योर्ड इनकम का हो जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको ये बहुत बड़ा सक्सेस हो। लेकिन इसमें और एक दो चीजें बोलना है। एक तो इसमें अपने को इंडिया, इट इज सच एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, को ग्लोबल टेक्नोलॉजी टाइप्स के ऊपर हम थोड़ा ध्यान देना है। इसमें चाहिए हाइब्रिड वेराइटी सीड्स। ये जो एनमूप है, नेशनल मिशन ऑन ऑयल एंड ऑयल सीड, उसमें 4 बकेट्स में लिया गया है, सप्लाई चेन एंड प्लांट मटेरियल एंड देन अदर कंपोनेंट्स, and also they have created flexi fund, some kind of a sharing between center and state government. इसमें और डिटेल्स में स्टडी करना है इसको सक्सेस बनाने के लिए। सो टेक्नोलॉजी टाई अप, टाइमली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस द स्टेट गवर्नमेंट्स वेयर इट इज इंटेंडेड टू बी। नंबर 3, मार्केट एक्सेस। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जहां जहां प्रोड्यूस होता है वो कौन सी कैचमेंट कंज्यूमर मार्केट के लिए ये अवेलेबल किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यही बोलूंगा कि नेक्स्ट वी लुक फॉरवर्ड एज ए ट्रेड बॉडी फॉर द डोमेस्टिक ऑयल सीड्स ऑल्सो लाइक मस्टर्ड, सनफ्लावर, जिसमें और ज्यादा स्कोप है। ये भी हमने को टेकअप करना है। यस यस, उसके लिए भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं, एक तो ये तो ऑयल पाम के लिए है, और बाकी ऑयल सीड के लिए भी जो मिशन की बात हो रही है, लगातार डिमांड भी हो रही है इंडस्ट्री की तरफ से। ये भी उम्मीद की जा रही है कि उसके ऊपर भी आगे कुछ ऐलान हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुधाकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बात करने के लिए। अब रुक करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, और दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि कमोडिटी में डिलीवरी डिफॉल्ट पर सेबी सख्त हो गई है, और सेबी ने कहा कि बार बार जो डिफॉल्ट करेंगे डिलीवरी में उन पर 3% की अतिरिक्त पेनाल्टी लगेगी। मतलब जो पेनाल्टी के नियम पहले से हैं वो तो लगेंगे ही, अगर बार बार कोई डिफॉल्ट करता है, डिफॉल्टर है, तो उनको 3% की पेनाल्टी अलग से देनी होगी। और ये जो तय होगा वो ये होगा कि 6 महीने में अगर किसी ने 3 बार या उससे ज्यादा डिफॉल्ट किया है तो उनके लिए ये 3% की अतिरिक्त पेनाल्टी लगेगी, और ये पैसा जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है वहां पर रखा जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीपीआई के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा जुड़े हैं, कमोडिटी ब्रोकर के सबसे बड़े संगठन है। वाधवा जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, इस फैसले का आप लोग स्वागत कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? धन्यवाद मृत्युंजय जी, हम स्वागत करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं एज ए बॉडी कि ऑर्डरली फंक्शन हो मार्केट, और जो इकोसिस्टम है, इतनी बड़ी मार्केट है एग्री मार्केट या कमोडिटी मार्केट, अगर इसको हमारे को पूरा पोटेंशियल देखना है तो हमारे को इसको इकोसिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, और ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट है। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर आ गए हैं मृत्युंजय जी, आपको पता है कमोडिटीज के अंदर इनको अलॉट करा है, वो तभी एक्टिव होंगे जब ये सारी चीजें प्लेस में होंगी, सारे जो डिलीवरीज जो हैं वो ऑनर हों, और ये कंटिन्यूअस जो डिफॉल्टर हैं जो डिलीवरी के अंदर, उसको इसका डिटरेंट की जरूरत थी। तो हमारे हिसाब से अच्छा मूव है, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। अच्छा, आप कहें कि तो सर आपको लगता है कि इस फैसले के बाद डिफॉल्ट रुकेगा या कम हो जाएगा बहुत कमोडिटी में, डिलीवरी में? वाधवा जी, डिफॉल्ट काफी कम होने की उम्मीद है। अभी मैं ये जो परसेंटेज है 3%, उस पर कमेंट नहीं करूंगा नंबर्स पे, क्योंकि जब भी रेगुलेटर आया है पेनल्टी को लेकर, इनिशियली उन्होंने एक फिगर रखी है, उसको बाद में एडजस्ट करते हैं, देखते हैं कि अगर उसका इम्पैक्ट आया है कि नहीं आया। बट मेरा मानना है कि इससे डिफॉल्ट जो है डिलीवरी के अंदर कम होगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अब इससे डिफॉल्ट में कमी आएगी। एक सवाल सर मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, चूंकि आप इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ, लेकिन मसला चूंकि चने को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, चना वायदा पर रोक लगा दी गई है, आपका सबसे बड़ा संगठन है कमोडिटी ब्रोकर का, आप लोगों का रिएक्शन क्या है? चना बैन जो किया गया है, आपको लगता है कि हाँ ठीक किया गया है, वाकई स्पेकुलेशन हो रहा था, या आपको लगता है कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम है? जी, जैसे ये ऑर्डर आया था परसों, तो हमने प्रोएक्टिवली इसको टेकअप किया था रेगुलेटर से, सेबी से। कल हमारी मीटिंग भी हुई थी ऑफिशियल से, सीनियर ऑफिशियल सेबी से। हमने अपना कंसर्न बताया है, क्योंकि अभी नेसेंट स्टेज पे है कमोडिटीज मार्केट। तो हमारा मानना ये है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या है, मेंबर बड़ी मुश्किल से क्लाइंटों को लेकर आते हैं, हेजिंग का उनको एडुकेट करते हैं, और जैसे ही वो काम शुरू करते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कमी आ जाती है या विड्रॉ हो जाता है। जैसा हमने देखा पहले कैस्टर में भी हुआ था, या अब चने के अंदर है, तो पीपल हैव बर्न देयर फिंगर्स, जो हेजिंग के लिए आते हैं लोग,
तो हमारा मानना ये है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को उसकी स्टेबिलिटी, उसकी कंटिन्यूटी रहनी बहुत जरूरी है। हाँ, हम इसकी वजह नहीं देख रहे, उस पे नहीं जा रहे कि इसको रोका क्यों गया है, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट के अंदर, फॉरवर्ड मार्केट के अंदर, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जो रेट्स थे वो कहीं भी स्क्यूनेस नहीं थी, कहीं भी ऐसा नहीं था कि बहुत वेरिएशन आई हो, बहुत फ्लक्चुएशन हो। वो एमएसपी के अराउंड ही ट्रेड हो रहा था, बल्कि उससे कम ही हो रहा था। तो हमारे को कोई वजह नहीं नजर आ रही थी जिसकी वजह से ये विड्रॉ किया है। लेकिन जो भी एक्शन लिया गया है, रेगुलेटर ने लिया है या गवर्नमेंट का उसके अंदर रोल रहा है, हम ये चाह रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए। हम इस मार्केट को बढ़ाना चाहते हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और एक और चीज हम कहना चाहते हैं कि नैरो कमोडिटी की बजाय, नैरो कमोडिटी तो जो ट्रेड करती हैं वो तो है ही, हमारे को जोर रखना चाहिए कि वाइडर कमोडिटी भी कहीं पॉपुलर हो। इसको कंट्रोल कैसे करना है इसके अंदर, उसको हमने देखने हैं कि उसमें क्या किया जा सकता है। एसओपीज हमारे प्लेस होने चाहिए, बट हमारे को इसको कॉन्ट्रैक्ट को बंद नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी जी जी, ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं आपके। बहुत ज़रूरी है इस तरह के विचार, क्योंकि तभी मार्केट यहाँ पर और ग्रो कर पाएगा। बहुत शुक्रिया वाधवा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज खबरों का दिन है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, और खबर ये है कि इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पायलट लॉन्च हो गया है और आज इसे लॉन्च किया गया है और मार्केट में गोल्ड का वाजिब भाव तय करने में इससे आसानी होगी। और 1 अक्टूबर को मेरे ख्याल से लॉन्चिंग डेट रखी गई है और ये कहा गया कि जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है वो गेटवे फॉर बुलियन इंपोर्ट इनटू इंडिया, मतलब भारत में इंपोर्ट का द्वार माना जाएगा ये जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। इस पर डिटेल में बात करने के लिए इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश, बताइए इस खबर को लेकर और क्या डिटेल इंफॉर्मेशन है आपके साथ? बिल्कुल, जैसे कि आज 3 बजे इसका जो IFSC अथॉरिटी के चेयरमैन है जयतु श्रीनिवास ने इसका सॉफ्ट लॉन्च किया है और 1 अक्टूबर से इसका फॉर्मल लॉन्च जो है वो हो जाएगा। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि एक तरह से देश में जो भी सोना इंपोर्ट होगा वो ये समझा जा रहा है कि वो इसी एक्सचेंज के जरिए जो है होगा। यानी अभी जो अलग अलग इंपोर्ट के तरीके हैं तो सारा सब कुछ एक जगह सेंट्रलाइज हो जाएगा और वहां से आकर के जो प्रस्तावित है, जो सेबी का गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज आने वाला है जिसका रेगुलेटर सेबी होगा, उसके साथ इसका लिंकेज किया जाएगा। और ये एक्सचेंज बनने का जो बड़ा फायदा होगा, ये अपने आप में दुनिया के जो 4-5 इस तरह के एक्सचेंज हैं, जैसे कि लंदन में है, शंघाई में है और टर्की में है, तो उस तरह का एक्सचेंज होगा। क्योंकि भारत जो है बड़ा गोल्ड का इंपोर्टर है, खपत वाला देश है, तो यहाँ से जो प्राइसेस तय होंगी अपने आप में वो भी एक तरह से इंटरनेशनली जो बेंचमार्क होंगे एक तरह से जिनको ट्रैक किया जाता है सोने के भाव के लिए, तो वहाँ पे भारत की एक पहचान बनेगी। और अगर देखें तो एक तरह से यहाँ पे सारे जो लिंकेज हैं, मतलब जैसे बैंक हो गए, इंपोर्टर हो गए, रिफाइनर हो गए, वर्ल्ड प्रोवाइडर हो गए, तो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे होंगे और इस तरह से एक स्ट्रीमलाइंड होगा। और प्राइस डिस्कवरी जो है, यानी भाव क्या चल रहा है उसका जो दुनिया में ट्रैक किया जाता है, वहां पर इस एक्सचेंज की अहम भूमिका होगी। साथ ही जो गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज आने वाला है वहां से इसका लिंकेज किया जाएगा। ये जो एक्सचेंज है, इंटरनेशनल एक्सचेंज, समझा जाता है कि ये पूरा इंपोर्ट इसके जरिए पूरा इंपोर्ट होगा। फिर जो है जो गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज है उसके जरिए ट्रेडिंग होगी। तो घरेलू बाजार के लिए जो गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज होगा वो एक तरह का बड़ा बेंचमार्क होगा स्पॉट प्राइसेस के लिए। और जो ये IFSC में जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज होगा वो इंटरनेशनली एक ऐसा बेंचमार्क बनेगा जिसको दुनिया के बाकी देश भी ट्रैक करेंगे जो जहां सोने की काफी इंपोर्ट होती है। राइट जी, चलिए ये बहुत डिटेल में ब्रजेश ने बताया कि इस एक्सचेंज की खासियत क्या होगी। बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इस खबर को डिटेल में बताने के लिए, समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। बीरेन जी, मेरा पहला सवाल आपसे सर, गोल्ड का मार्केट तो पूरी तरह से दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है, आप बताएं सर, गोल्ड में आज शाम के लिए कोई ट्रेड लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? अभी गोल्ड काफी सीमित दायरे में है, लेकिन सिल्वर में गिरावट पे बाइंग में प्रेफर करूंगा 62,800 के आसपास। 63,700-800 का लक्ष्य रहेगा और 61,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा ठीक है। भाविक जी, चांदी का मार्केट सर आपको अभी यहां से कैसा लग रहा है, क्या करना चाहिए सिल्वर में?
देखिए मृत्युंजय जी, मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट 63,000 के करीब अगर आता है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, तो एक बार बाय कर सकते हैं 62,600 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 63,500 से 63,600 के लिए इंट्राडे के लिए। और जो भी आज पोजीशन ले वो इंट्राडे ही रखिए, क्योंकि 11:30 बजे एफओएमसी के मिनट्स आने वाली है, तो उसकी वजह से भी हमें सोने चांदी में कल गैप अप गैप डाउन दिख सकता है। अच्छा, ठीक बात है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि उस पर भी नज़र रखनी चाहिए। क्रूड का मार्केट बीरेन जी, आप देखिए कि 5,000 के नीचे है, लेकिन तेज़ी है, करीब 0.25% ऊपर है कच्चे तेल में। हालांकि ओवरऑल फंडामेंटल तो कमज़ोर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डिमांड घटने की बात हो रही है, दूसरी तरफ उत्पादन बढ़ रहा है। अमेरिका में माना यह जा रहा है कि सितंबर में जो शेल ऑयल का उत्पादन है वो 16 महीने में सबसे ज़्यादा रह सकता है, और 80 लाख से बैरल से ज़्यादा डेली का उत्पादन का अनुमान वहाँ पर जताया गया है। तो आप बताएं कि क्रूड में इस तेजी पर करें क्या? क्रूड में जो मैक्रो नंबर्स है वो कमजोर आ रहे हैं। लास्ट वीक का मिशिगन सेंटीमेंट सर्वे अमेरिका का काफी कमजोर आया। फिर सोमवार मंगलवार का रिटेल सेल्स भी चाइना का भी कमजोर है, अमेरिका का भी कमजोर है। तो मुझे थोड़ा इसमें ऐसा लग रहा है, और डेल्टा वेरिएंट जो खास करके साउथ ईस्ट एशिया और अमेरिका में बढ़ रहा है, तो डिमांड डिस्ट्रक्शन कहीं दिख रहा है, तो बाय साइड में कम प्रेफर करूंगा। यहाँ 5,050 के आसपास शॉर्ट में प्रेफर करूंगा, और 5200 का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा। डाउन साइड की ऑब्जेक्टिव मेरी 4770 4800 के आसपास की रहेगी। ओके, ठीक बात है। मेटल में भाविक जी, कॉपर में गिरावट है 1% से ज़्यादा की सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में, और करंट कॉन्ट्रैक्ट भी कॉपर का नीचे है, और यहाँ पर भी 1% से ज़्यादा की गिरावट है। और ये गिरावट उस वक्त में है जब चिली, जो कि कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वहाँ की जो सबसे बड़ी माइन है कॉपर की, कोडेल्को, वहाँ पर स्ट्राइक की खबरें आई हैं। उसके बाद भी ये तेज़ी, ये कायदे से इस खबर का इम्पैक्ट तेज़ी के तौर पे होना चाहिए। तो ये गिरावट क्यों सर कॉपर में? देखिए मंडे और जो चाइना का डेटा आया है वो बहुत वीक आया है, और अभी अगर देखें तो डेल्टा वेरिएंट वापस चाइना में आया, तो उन्होंने लॉकडाउन किया है। तो एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके 1 महीने का भी जो चाइना का डेटा आएगा, कंजम्पशन आएगा, वो वीक रहेगा लॉकडाउन की वजह से। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि डिमांड, क्योंकि चाइना अगर देखें तो वर्ल्ड का 60% कॉपर वही कंज्यूम कर रहा है, और अगर वहाँ लॉकडाउन आने वाला है, वहाँ लॉकडाउन इनफैक्ट आ चुका है, और आगे जाके भी डेटा दिख रहा है कि थोड़े वीक होंगे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिमांड कॉपर वीक रहेगी। तो वही अभी मार्केट प्राइस कर रहा है। तो अभी भी आगे भी मुझे लग रहा है कि कॉपर 6 लगता है, तो इंट्राडे अगर उछाल आता है 709 710 के करीब ये करंट कॉन्ट्रैक्ट, तो बेच सकते हैं 715 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, भाविक जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।